So hello class 12 students. Today we are going to learn question answers of chapter 3rd production and costs. Okay. So in this video I am going to explain the answers first. After that I will let you know how to write the answers. Okay. मैं आपको पहले आंसर समझाऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि आंसर को कैसे लिखना है. Understood? Now the question number 1, explain the concept of production function. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जो भी आप इनपुट एम्प्लॉय कर रहे हो और उससे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उनके बीच में क्या रिलेशन है, यही बताता है प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है. द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द फाइनल आउटपुट. यानी कि जो भी आप इनपुट यूज कर रहे हो और जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें क्या रिलेशन है. ठीक है. इट स्पेसिफाइज how many units of different inputs are needed in order to produce the maximum possible output. यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि आप कितने डिफरेंट इनपुट्स यूज करके एक मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए. सो Q इक्वल टू फंक्शन L and K, where L is labor and K is capital. ओके. यही एग्जांपल हम थ्रू आउट चैप्टर 3rd लेके चले हैं. ठीक है. L we call it labor and K capital. Okay. So where Q represent the output, L represent labor and K represent capital. Okay. अगर ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आपको सिर्फ इतना आंसर में लिखना है. ठीक है. इफ ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करनी होंगी. लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए. ओके. लेट्स लर्न क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट. किसी भी इनपुट से जो आप आउटपुट, किसी भी इनपुट से आप जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को या नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट. ठीक है. तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज पीपी इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स. ठीक है. जो भी आउटपुट यूनिट्स आप जनरेट कर रहे हैं उसके सम को आप कहते हैं टोटल प्रोडक्ट. ओके. सो टोटल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द सम total of output produced by a firm by employing a particular input. आप कुछ particular inputs को लेके जो भी आउटपुट जनरेट कर रहे हो या जितने भी यूनिट आउटपुट आप जनरेट कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड इट रिप्रेजेंटेड एज टीपी, यानी टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटपुट यूनिट्स यानी QX. ओके. वेयर साइन होता है इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल यूनिट्स. यानी अगर मान लीजिए आपके Q1 आउटपुट है, Q2 आउटपुट है, Q3 आउटपुट आप जनरेट करो, इसके टोटल को आप कहेंगे QX, where X इक्वल टू 1 2 3 4. ओके. तो ये समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल आउटपुट यूनिट्स. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd. व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट. ठीक है. किसी भी इनपुट यूनिट से या किसी भी इनपुट यूनिट का एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है. तो एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट यूनिट्स दैट यू आर यूजिंग इन द इनपुट. ओके. यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं? जो वेरी कर रहा है. फिक्स वाली चीजें हम यहाँ पे नहीं लेंगे. सो हमने शुरू से देखा है लेबर को हम वेरी करते हैं और कैपिटल को हम फिक्स रखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? लेबर की क्वांटिटी लेंगे जो हम वेरी कर रहे हैं.
अंडरस्टूड? एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना? यानी कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट यूनिट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट, और इसको आप क्यू भी लिख सकते हैं, अपॉन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी जो भी आप वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हैं, यहाँ इस केस में हम लेबर को लेते हैं वेरिएबल फैक्टर, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट का, ठीक है? एवरेज प्रोडक्ट होता क्या है? तो एक इनपुट लेबर यूज करके आप कितने आउटपुट जनरेट कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है? सो वेयर टीपी इज टोटल प्रोडक्ट, एल इज यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड विच इज वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल यूनिट से ही हम इसको डिवाइड करेंगे, सो इसी को हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट, ठीक है? अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, मार्जिन मतलब होता है चेंज, ठीक है? तो जो भी आपके आउटपुट में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय जो आपके वेरिएबल इनपुट यूनिट्स या फैक्टर में चेंज हो रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए तो क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर यूनिट्स, ठीक है? यानी कि जो भी टोटल प्रोडक्ट में चेंज होगा, मान लीजिए जैसा हमने पहले भी एग्जांपल लिया हुआ है, 1 लेबर प्लस 1 कैपिटल से हम 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, 2 लेबर प्लस 1 कैपिटल से हम 14 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। सो ये आपका आउटपुट है, ठीक? आउटपुट में क्या चेंज हो रहा है या टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है? विच इज 14 - 10, ये आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है। इसके बाद चेंज इन वेरिएबल फैक्टर 2 - 1, इसका आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है? तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 4। आपने इसको सॉल्व करके देख लिया, क्या आएगा आंसर इसका? अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 1 लेबर प्लस 1 कैपिटल इक्वल टू 10, 2 लेबर प्लस 1 कैपिटल इक्वल टू 14। एक्स्ट्रा आपने एक लेबर ऐड किया यहाँ पे, सो एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय करने पे आपके आउटपुट में जो चेंज आ रहा है, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है? एक एक्स्ट्रा लेबर को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो आपके आउटपुट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, टीपी अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा आपको शो करता है चेंज, ठीक है? विच इज टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। अब ये जो n और n माइनस 1 है, ठीक है ना? अगर हम इस कॉम्बिनेशन को n मानते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपका n है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका n-1 कहलाएगा। सेम चीज यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इस वाले में से, इस कॉम्बिनेशन में से इसको आपको माइनस करना है, ठीक है? वही चीज यहाँ पे शो हो रही है। अंडरस्टूड? In other words, it is the change in the total output brought by employing one additional unit of labor. Algebraically, it is expressed as the ratio of the change in the total product to the change in the units of labor employed. ठीक है? ये मैंने आपको समझा दिया है, ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। Understood? Next question. Question number 5. Explain the relationship between the marginal products and the total products of an input. ठीक है? So आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है और टोटल प्रोडक्ट में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? तो इसको हम अगर ग्राफ की मदद से समझें, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं,
या लेबर को वेरी करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट यूनिट है वो या टोटल प्रोडक्ट वो पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर के पॉइंट्स के बाद एक डिक्रीज करते करते एक सेचुरेशन लेवल पे आके स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मार्जिनल प्रोडक्ट में पहले आपका मार्जिन इंक्रीज कर रहा है, फिर धीरे धीरे आपका मार्जिन जो है वो डिक्रीज करने लगता है। ये होता क्यों है, ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया है कि क्यों इस तरह से ग्राफ बनता है, क्यों ये यहाँ पे आके स्टेबल हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ आपका डाउनवर्ड शो होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट के। ठीक है, के पॉइंट तक जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद when more and more units of labor are employed, the point K is known as the point of inflection। यहाँ से जहां से आपका चेंज हो रहा है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। At this point, marginal product, second part of the figure, attains the maximum value at point U। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ तक आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट, और इसी पॉइंट तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम है। ठीक है, इसके बाद से आप देखिए आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका डिक्रीज होने लगता है इस पॉइंट के बाद से। यानी कि एक टाइम तक आप इनपुट यूनिट्स जब तक इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा सेचुरेशन पॉइंट आता है जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होने लगता है और टोटल प्रोडक्ट भी धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, आफ्टर पॉइंट के टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस बट एट डिक्रीजिंग रेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल प्रोडक्ट अभी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो इंक्रीजिंग रेट होता है वो ऐसा होता है। लेकिन अब क्या कर रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, यानी घटते हुए बढ़ रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम लेवल एट पॉइंट यू। मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। When total product curve reaches its maximum and becomes constant at point B, MP becomes zero। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही आपका ये प्रोडक्ट ऐसे बढ़ते बढ़ते एक कांस्टेंट पोजीशन में आ जाता है, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है आपका टीपी और एमपी के बीच में। व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर बी, एमपी बिकम्स नेगेटिव। अगर इसके बाद भी आपका टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाता है तो आपका जो एमपी है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके बाद ये पॉइंट आपका घटने लगता है तो आपका जो ये पॉइंट है ये नेगेटिव में जाने लगता है। यानी अगर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू होता है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। एमपी इज डिराइव्ड फ्रॉम टीपी। मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट से कैसे डिराइव किया जाता है उसका फॉर्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल यूनिट। ओके, ये आपका रिलेशनशिप है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। ठीक है, सो शॉर्ट रन के केस में जो इनपुट यूनिट्स आप ले रहे हैं उसमें एक जो है यूनिट आपका कांस्टेंट होता है और एक यूनिट आपका वैरी करता है। सो ये यूनिट आपकी वैरी कर रही है लेबर वाली और कैपिटल आपका फिक्स है। इस केस को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन केस। ठीक है, या शॉर्ट रन। इसी में अगर आपके दोनों यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी दोनों यूनिट्स वेरी कर रही है, कोई भी फिक्स नहीं है, उस कंडीशन को हम कहते हैं लॉन्ग रन। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन शॉर्ट रन अ फर्म कैन नॉट चेंज ऑल इट्स इनपुट्स। ठीक है, शॉर्ट रन में सारे इनपुट्स चेंज नहीं होते हैं, विच मीन्स दैट द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज ओनली बाय एम्प्लॉइंग मोर और लेस ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। यानी आप सिर्फ एक यूनिट को इंक्रीज करेंगे, सभी यूनिट को इंक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। यानी अगर उसको हम सिंपली लैंग्वेज में कहें तो आप जो भी यूनिट्स हैं
उसमें से एक यूनिट को फिक्स रखेंगे, एक यूनिट को वेरी करेंगे, ठीक है, या चेंज कर सकते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं शॉर्ट रन। यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू फंक्शन L के ऊपर बार लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि हम इसे फिक्स कर रहे हैं, इसे हम वेरी कर रहे हैं। अंडरस्टूड। इफ ये शॉर्ट रन का है, लॉन्ग रन के केस में क्या हो जाएगा, एल एंड के ये दोनों वेरी कर रहा है, इसलिए इसके दोनों के ऊपर हमने बार नहीं लगाया हुआ। ये लॉन्ग रन का केस होगा, लॉन्ग रन का केस होगा, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन चेंज ऑल इट्स inputs, which means that the output can be increased or decreased by employing more or less of both the inputs variable and fixed factors। यानी आपको वेरिएबल को भी चेंज करना है और फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना है। इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग कैपिटल आर वेरिएबल एंड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड लेवल्स ऑफ आउटपुट। जो भी आपको आउटपुट चाहिए उसके लिए आप दोनों, यानी लेबर तो आप पहले ही वेरी कर रहे थे, कैपिटल को भी वेरी कर सकते हैं। ये होता है लॉन्ग रन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। आप जैसे जैसे जो आपकी वेरिएबल यूनिट्स है, ठीक है, अगर हम एग्जांपल से समझे, इसके पहले 0 लेबर प्लस 0 कैपिटल इक्वल टू 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, 1 लेबर 1 कैपिटल 10 आउटपुट, 2 लेबर प्लस 1 कैपिटल 14 आउटपुट, 3 लेबर प्लस 1 कैपिटल 16 आउटपुट, अब यहाँ पे समझिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट आता है वो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल यूनिट्स। देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जो मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 10, सेकेंड केस में 4, थर्ड में 2, फोर्थ में 0। जैसे जैसे आप इनपुट इंप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, आप इनपुट यहाँ पे बढ़ा रहे हो, यानी कि लेबर की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, आपके जो आउटपुट यूनिट्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं एक पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन अगर आप इनका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालें तो ये आपका कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, और इसी को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ है वो क्या कर रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है, यानी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग इनपुट्स या इंक्रीजिंग लेबर यूनिट्स, ठीक है। आप जैसे जैसे लेबर यूनिट आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लेबर यूनिट हर कॉम्बिनेशन में बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी फिनोमिना को कहते हैं हम, या इसी लॉ को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कीपिंग द लेवल ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, ठीक है, आप एक यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट यूनिट्स को और दूसरे को आप फिक्स रख रहे हैं, देन इनिशियली द मार्जिनल प्रोडक्ट विल राइज। तो स्टार्टिंग में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता है, बट फाइनली अ पॉइंट विल बी रीच्ड, एक पॉइंट ऐसा आता है आफ्टर विच द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल स्टार्ट फॉलिंग। तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एक पॉइंट के बाद फॉल करने लगता है, गिरने लगता है, इसी फॉलिंग को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। आफ्टर दिस पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर विल बी 0। इसके बाद आप जितने भी चाहे इनपुट यूनिट्स इंक्रीज कर लें, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 रहता है, 0 हो जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद नेगेटिव पे चला जाता है। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप इनपुट यूनिट्स जो कि वेरिएबल है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी लेबर को आप जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं विथ द फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि आप फिक्स फैक्टर को फिक्स रख रहे हैं और वेरिएबल फैक्टर्स को आप धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, यानी कैपिटल आप फिक्स रख रहे हैं और लेबर को आप बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर समझें तो आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल को आप फिक्स रख रहे हैं, आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज करेगा। सो जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या हो रहा था कि टोटल प्रोडक्ट आपका पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर धीरे 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 वो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करता है फिर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। वेरिएबल प्रोपोर्शन में इसमें पहले टोटल प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग इनपुट लेबर, और उसके बाद धीरे धीरे आउटपुट आपका डिक्रीज होने लगता है। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, if more and more units of variable factor, that means labor, are combined with the same quantity of the fixed factor capital, then initially the total product will increase, but gradually after a point the total product will start diminishing, यानी घटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when does a product function satisfy constant return to scale। ठीक है, तो हमने जो रिटर्न टू स्केल टॉपिक पढ़ा था उसमें तीन तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, सो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें क्या बताता है कि लेट सपोज हमने जो एग्जांपल लिया था 10, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर दैट इज 1 कैपिटल इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये हमारा एक कॉम्बिनेशन था। अगर इसको हम जिस रेशियो में इंक्रीज करते हैं इनपुट को, उसी रेशियो में आउटपुट भी इंक्रीज होता है, तो उससे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब इसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आप इनको डबल कर देते हैं, ठीक है, आपने लेबर यूनिट को डबल किया और कैपिटल को डबल किया, तो अगर आपका जो आउटपुट यूनिट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगर इसी के साथ 2L प्लस 2C के साथ आउटपुट आपका 30 हो जाता है, 20 होना चाहिए था कांस्टेंट के केस में, लेकिन अगर 30 हो गया तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अगर इसी कॉम्बिनेशन में देखें, सेम कॉम्बिनेशन में अगर आपने इसको डबल किया तो आपका जो आउटपुट है वो 20 होना चाहिए था, 15 हो गया, तो दैट विल बी कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो तीन तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जिसमें जिस रेशियो में आप इनपुट को इंक्रीज करते हैं उसी रेशियो में आपका आउटपुट भी इंक्रीज करता है, तो वो कहलाता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आप जिस रेशियो में इनपुट इंक्रीज कर रहे हो उससे ज्यादा आपका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है या बढ़ जा रहा है, उससे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जिस रेशियो में आप इनपुट यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हो उस रेशियो में आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि डिक्रीज कर रहा है, उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपके कवर हो गए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन होता है कॉस्ट और आउटपुट में जो भी रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, यानी जो भी आप इनपुट पे पैसे खर्च कर रहे हो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में जो भी पैसा लग रहा है और उससे जो भी आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो उन्हीं के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है C इक्वल टू कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, Q आपका आउटपुट है, C आपका कॉस्ट है। ठीक है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द आउटपुट इज कॉल्ड द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो दोनों चीजें लिख सकते हैं, द आउटपुट कॉस्ट रिलेशनशिप, यानी आउटपुट और कॉस्ट में जो रिलेशनशिप होता है फॉर फर्म इज डिपिक्टेड बाय द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट और कॉस्ट में रिलेशनशिप होता है वो किसके थ्रू समझाया जा सकता है, कॉस्ट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, द कॉस्ट फंक्शन डिपिक्ट्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट आउटपुट लेवल्स। अब फर्म क्या चाहती है कि आप जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करें, ठीक है, या जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आप ले, वो क्या करते हैं कि वो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करे, पहली कंडीशन है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप सामान बना रहे हो उसमें जो भी आप रॉ मटेरियल, मशीनरी या लेबर यूज करें उस पर कंपनी कम से कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करती है। ये सभी फर्म यही चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप तभी जनरेट कर सकते हो जब कम पैसा लगा के आप ज्यादा पैसा बनाते हो, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हो। कम पैसा लगा के आप ज्यादा आउटपुट जनरेट करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा।
इसलिए सभी फर्म क्या चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके ज्यादा हो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सको। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म एंड हाउ आर दे रिलेटेड। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ठीक, चलिए इसको समझते हैं उसी एग्जांपल से। 1L प्लस 1C इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब मान लीजिए यहाँ पे जो लेबर की वैल्यू है यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है 10 रुपीज है, एक लेबर पे आप 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और जो कैपिटल की कॉस्ट है वो मान लीजिए 20 रुपीज है। तो अगर इस केस में हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, 1 लेबर इक्वल टू 10 रुपीज प्लस 1 कैपिटल इक्वल टू 20 रुपीज। तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 30 रुपीज। इससे कंफ्यूज मत होना, ये आउटपुट है, ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट आपने निकाल लिया, दैट इज 30 रुपीज। इसके बाद आपको पता है ये आपका वेरिएबल यूनिट है, ये आपका फिक्स्ड यूनिट है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसकी वैल्यू, ये इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 10 रुपीज। लेबर की वैल्यू क्या है 10 रुपीज, तो 1 लेबर की वैल्यू 10 रुपीज। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 10 रुपीज। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट आपने यूज किया हुआ ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो कहलाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट, दैट विल बी 20 रुपीज। और यहां से हम एक चीज और समझ सकते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपकी 30 रुपीज है इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज, टोटल फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज। अंडरस्टूड। तो आप टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट समझ चुके हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, टोटल cost is equal to the sum of total fixed cost and total variable cost is called the total cost। यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। दिस रिफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड by a firm in order to acquire the fixed factor for production like cost of machinery, building, depreciation, etc. In short run, fixed factor cannot vary and accordingly the fixed cost remains the same through all output levels. These are called overhead costs। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, अब ये ओवरहेड कॉस्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकता है। ऐसी चीजें जिसका प्राइस आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग आप एक बार बनाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर बार प्रोडक्शन करने के लिए बिल्डिंग चेंज करेंगे। या मशीनरी अगर आप कोई ले रहे हैं तो मशीनरी में भी पैसा बहुत लगता है, तो ये सब कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट आपकी। लैंड हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीजें फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसको आप हर प्रोडक्शन में चेंज नहीं करते हैं। चेंज क्या होता है, अगर कोई फैक्ट्री या कंपनी या फर्म की बात करें तो उसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम टाइम में लेबर ही चेंज होता है। एक मशीन पे 2 लेबर एक टाइम पे काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन और कर सकते हैं तो आप और लेबर एम्प्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेबर जो होता है मैक्सिमम टाइम पे वेरिएबल होता है। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आप समझ गए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसमें आप जैसे वेजेस ऑफ लेबर, फ्यूल एक्सपेंसेस, ये चीजें क्या है, चेंजेस आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, लेबर की नंबर ऑफ लेबर में चेंज कर सकते हो, उनकी सैलरी में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, फ्यूल एक्सपेंसेस में चेंज कर सकते हो। तो इसमें जो पैसा लग रहा है उसे हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि चेंज होती है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो होती है, जितनी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है को ऐड कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ग्राफ से समझाया है। सो ग्राफ में आप देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जो कि ऑलरेडी फिक्स है,
ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो 0 से बढ़ती है और आगे बढ़ती जाती है। जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपका ग्राफ आप देख सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ऐसा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ लीनियर होता है क्योंकि वो फिक्स है। अगर आपने टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 10 रुपीज अगर लिया है लेट सपोज, तो वो 10 पे ही थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम रहेगा। लेकिन आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपकी यहां तक है, इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आपकी ऐसे सेम टू सेम इंक्रीज करेगी। तो उसी तरह से आपका टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ लिया है। तो इसी के आगे का जो टॉपिक है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसको आपको आउटपुट यूनिट से डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए जो भी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट यूनिट्स। तो ये तीनों आपके समझ में आ गए होंगे आपको, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कैन देयर बी सम फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, इफ नॉट व्हाई। लॉन्ग रन के केस में आप जानते हैं कि दोनों वेरिएबल वेरी करते हैं, या दोनों इनपुट फैक्टर्स वेरी करते हैं। सो लॉन्ग रन के केस में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, नहीं। बट व्हाई, देयर कैन नॉट बी एनी फिक्स कॉस्ट इन अ लॉन्ग रन केस। ठीक है, लॉन्ग रन में कोई भी आपका इनपुट वेरिएबल, इनपुट फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो लॉन्ग रन में, in the long run, a firm has enough time to modify factor ratio and can change the scale of production। तो इसका मतलब ये होता है लॉन्ग रन के केस में कंपनी के पास बहुत टाइम होता है, तो प्रोडक्शन के लिए वो मशीनरी भी बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस बहुत दिन से चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बिजनेस बिजनेस एक्सपैंड करेंगे तो बिल्डिंग भी एक्सपैंड होगी, मशीनरी भी एक्सपैंड होगी, लेबर का वेजेस, लेबर की क्वांटिटी तो इंक्रीज कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप लॉन्ग रन के केस में ये अदर फैक्टर्स जो हैं, जो फिक्स रखे जाते हैं शॉर्ट रन के केस में, उसको भी आप इजिली इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड होता है ऐसा। अगर आप बिजनेस एक्सपैंड करेंगे तो आप ये सब चीजें एक्सपेंड करेंगे ही करेंगे। इसलिए दोनों वेरिएबल जो है वो होते हैं, दोनों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अंडरस्टूड।